नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पीडी सक्सेस चैनल पे। स्पीडी सक्सेस चैनल के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ये अजातशत्रु के पुत्र उदयन के बारे में। ये हर्यंक वंश के अंतिम राजाओं में से एक था। इसके बाद इसके पुत्रों ने जो है हर्यंक वंश के मतलब रूप में जो है राज किया था, और किस तरीके से शिशुनाग वंश की स्थापना होगी वो भी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, उदयन जो है ये 460 ईस्वी पूर्व से लेकर के 444 ईस्वी पूर्व तक अपने क्षेत्र में अर्थात मगध में राज किया था। इसके पिता का नाम तो अजातशत्रु था, जबकि इसकी माता का नाम था पद्मावती। ठीक है, और ये जो है अपने पिता की ही तरह जब ये जो मतलब मगध का राजा बनता है, मगध के राजा बनने से पहले ये चंपा नगरी का उपराजा हुआ करता था। ठीक, और ये चंपा नगरी कौन से मतलब महाजनपद के अंतर्गत आती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं। ये जो है ये 460 ईस्वी पूर्व में इसने अजातशत्रु को अपने पिता, जिस तरह से अजातशत्रु ने अपने पिता को जो धोखा दे के मार दिया, उसी प्रकार से इसने भी अपने पिता अजातशत्रु को धोखा देकर के 460 ईस्वी पूर्व में मार दिया। जिसके कारण जब जो बौद्ध संगीति होती, बौद्ध संगीति होने के कारण अजातशत्रु का काफ़ी नाम हो जाता है। और इसके बाद फिर ये जब अपने पिता को मार देता है अजातशत्रु में, तब अजातशत्रु को तब ये पितृहंता कहलाता है बौद्ध के अनुसार, जबकि जैन के अनुसार ये पितृभक्त कहलाता है। क्योंकि जैन धर्म में जो है ये मतलब ज़्यादा जो है ये अजातशत्रु जो है ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए इसको पितृभक्त कहलाते हैं। कुछ ग्रंथों के अनुसार एक चीज़ बता दें, जैसे जो है मतलब 487 में भगवान बुद्ध की मृत्यु होती है, जबकि 468 में ये जैन धर्म के महात्मा की मृत्यु होती। इन दोनों के बीच में जो है 19 साल का गैप होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस 19 साल के गैप में ये चीज़ एक नॉलेजफुल के लिए है, मतलब कभी अगर जीके का क्वेश्चन आ जाता है कि दोनों की मृत्यु के बीच में कितने वर्ष का गैप है, तो ये 19 वर्ष का गैप होता है। खैर, अब ये उदयन की जो मृत्यु हो जाती है, उदयन की जो राजधानी रहती है ये अपनी राजधानी राजगृह से कन्वर्ट करके पाटलिपुत्र में लेकर आता है। क्या है कि गंगा नदी के जो है मतलब दक्षिणी हिस्से में राजगृह नाम का जो है जगह रहती है, वहाँ राजधानी रहते हैं। उदयन कुछ दिन जो है मतलब शिकार खेलने के लिए गंगा के दूसरी तरफ जाता है। वहाँ पर ये अपना छोटे से जो है मतलब पंडाल टाइप का डालता है। फिर धीरे धीरे वहाँ पर ग्रोथ होते होते ये पाटलिपुत्र नाम का जो है क्षेत्र बस जाता है, और ये गंगा के और सोन नदी के यहाँ पर संगम में होता है। एक्चुअली ये गंगा नदी इस तरह से बह रही है और यहाँ से सोन नदी आती है। यहाँ दोनों के संगम में ये यहाँ पर उदयन जो है अपना जो है छावनी डाला करता है, जिसमें बाद में पाटलिपुत्र नाम से ये क्षेत्र विख्यात हुआ था। तो अब जो है इसने क्या किया, जब ये अजातशत्रु को मार दिए तो जाहिर से बात है अजातशत्रु ने जब अपने पिता को मारा था तो पूरे राजद्रोह हो चुका था, मतलब पूरे राज्य में विद्रोह हो चुका था। और पूरे जितने भी जो मतलब आसपास के उसके मतलब वफादार लोग थे अजातशत्रु के, वो सब लोगों ने जो है मिल करके बहुत ही मेहनत से पूरा जितना विद्रोह था उन सबको दबाया था। पर जो उदयन था, उदयन अपने पिता अजातशत्रु की तरह ही मतलब परमवीर था, और जो है पूरा एकदम क्षेत्र को जो है बढ़ाने वाले इंसान हुआ करता था। लेकिन अजातशत्रु जितना कुशल नहीं होता था, जिस कारण से इसने अपना जो है प्लान बी जो यूज़ किया था कि भाई जब मैं राजा बन जाऊंगा तो अपने जो है मतलब राजधानी राजगृह से हटा करके पाटलिपुत्र लेता हूँगा। तब इसने गंगा सोन के संगम में पाटलिपुत्र नाम के क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया। ये चीज़ याद रखिएगा। राजगृह से पाटलिपुत्र में राजधानी कौन कन्वर्ट किया, ये था उदयन। ठीक है, और पाटलिपुत्र क्षेत्र कहाँ पर था, ये गंगा सोन के संगम में था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके बाद चलो ये सब काम कर दिया, इसके बाद क्या होता है कि उदयन के जो है अपने पिता की ही तरह अवंती राज से कुछ जो है मतलब द्वेष रहता है। अवंती को तो मतलब इसने जीत लिया रहता है अजातशत्रु, पर पूरी तरीके से कब्जा करना वो भी इतने दूर के क्षेत्र में बहुत मुश्किल काम होता है। तो अवंती किसी तरीके से डोमिनियन स्टेट के रूप में चल रहा था। कुछ लोग डोमिनियन स्टेट जो नहीं जानते होंगे, वो उसका अर्थात ये होता है कि राजा एक ही होगा, पर जो क्षेत्र में जो राज कर रहा था वो पुराना वाला राजा ही करेगा, और जो है शीर्ष में वही राजा बनेगा जो वो क्षेत्रीय राजा को हरा चुका रहा हो। तो एक डोमिनियन स्टेट की तरह कुछ समय तक काम कर रहा था। फिर जो है अवंती जो राजा थे उन्होंने कुछ अपने गुप्तचर भेजे थे, वो गुप्तचर को ले करके उन गुप्तचरों ने मिल करके उदयन को एक रात जो है उसी के ही कमरे में मार देता है। और जब उदयन फिर मरता है तो उदयन के मरने के पश्चात उसके 3 पुत्र रहा करते हैं, जो कि इस वंश के परवर्ती
मतलब शासक कहलाएंगे। और ये 3 पुत्र के नाम थे अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक। अपने नाम के ही अनुसार ये क्रमशः ये तीनों लोग ही मगध पे राज्य करते हैं। और इस मगध राज्य का आखिरी राजा हुआ करता है नागदशक। ठीक, ये नागदशक बहुत ही विलासी प्रवृत्ति का होता है और विलासी होने के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा निर्बल हुआ करता है। और जब इसने जो है मतलब शासन जो संभाला अपने क्षेत्र का, तब जो है पूरे राजतंत्र में पूरा जो शिथिलता आ गई थी और जनता के बीच जो है काफ़ी द्वेष बढ़ने लगा था कि राजा का ध्यान जनता से कम अपने जो है मतलब निजी विलास में ज़्यादा हो रहा था, जिस कारण से जनता में काफ़ी ज़्यादा द्वेष हो रहा था। और इसी द्वेष का फ़ायदा उठाते हुए नागदशक का एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था शिशुनाग। वो सेनापति ने इसका फ़ायदा उठाया और सेनापति ने ही थोड़ा सा षड्यंत्र रचा और एक मामूली षड्यंत्र के चक्कर में ही ये शिशुनाग ने ये इसके जो है ये अंतिम राजा नागदशक को वो फंसा लिया और उसके बाद नागदशक को मार दिया। और ये यहाँ पर नागदशक की मृत्यु 412 ईस्वी पूर्व में हो गई थी। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। हर्यंक वंश का आखिरी राजा था नागदशक जिसकी मृत्यु 412 ईस्वी पूर्व में हुई थी। और इसकी मृत्यु के बाद यहाँ पर जो सेनापति होता है शिशुनाग ने नागवंश की या फिर जो शिशुनाग वंश की स्थापना की। और ये 412 ईस्वी पूर्व से लेकर के 344 ईस्वी पूर्व तक इसका शिशुनाग का वंश चलता है। ठीक है, तो देखिए जब ये जो है उदयन था, उदयन ने राजधानी पाटलिपुत्र रखी थी, इसके बच्चे लोग भी इसी तरह से चल रहे थे। पर जब शिशुनाग वापस आता है तो क्या रहता है, शिशुनाग उदयन और उसके पहले से जो है ये इस मतलब क्षेत्र में रहता है। और जो ये यहाँ पर जो पाटलिपुत्र क्षेत्र रहता है ये उदयन का एकदम कोर एरिया रहता है कि उदयन या उसके वंशज अगर यहाँ पर हैं तो काफ़ी सेफ रहा करते थे पाटलिपुत्र क्षेत्र में। तो शिशुनाग क्या सोचता था कि भाई उदयन तो पाटलिपुत्र तो मेरे लायक क्षेत्र है नहीं, मैं क्या करूँगा, मैं वापस चला जाऊँगा राजगृह और वहीं पर ही जा कर के दोबारा से अपने क्षेत्र का विस्तार करूंगा, अर्थात मगध का विस्तार करूंगा और मैं इस महाजनपद का राजा बनूंगा। तो शिशुनाग वापस राजगृह जाता है और राजगृह को अपनी राजधानी बनाता है। और राजगृह के साथ एक और इसकी राजधानी बनाता है अपनी, जिसका नाम होता है वैशाली नगर। ठीक है, इसको दोनों को याद रखिएगा। शिशुनाग की 2 राजधानियां रहती, राजगृह और वैशाली नगर। एक्चुअली राजगृह तो पार्शियल रहती है, ये इतना ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देता है। जाहिर सी बात है उदयन का जो मतलब डर रहा था राजगृह में क्योंकि अजातशत्रु को मारा था। और फिर अजातशत्रु के अलावा जो है फिर ये हर्यंक वंश की ख़त्म कर दिया शिशुनाग ने। तो शिशुनाग भी थोड़ा सा डर रहा था कि राजगृह में इतना ज़्यादा भरोसा किया जाए कि नहीं किया जाए। इसलिए शिशुनाग ने तीसरा क्षेत्र चुना जिसका नाम था वैशाली नगर। इस वैशाली नगर को अपनी सबसे बड़ी और व्यावसायिक राजधानी के रूप में स्थापित करता है, जिसके बाद ये भारत के पश्चिम के तक जो है ये पूरा मगध का बिजनेस जो है आगे बढ़ाता जाएगा। ठीक, शिशुनाग के बारे में थोड़ा सा और इसमें मैं बताता हूँ। शिशुनाग एक लिच्छवी के राजा हुआ करते थे, उनकी वैश्या एक होती थी, उसकी जो मतलब पत्नी का ही दर्जा उन्होंने दिया था उसको। तो इनकी वैश्य पत्नी के जो है मतलब पुत्र था शिशुनाग, ये चीज़ याद रखिएगा। और कुछ मतलब पुराणों के अनुसार शिशुनाग को एक क्षत्रिय राजा भी कहा गया है, जबकि कुछ ग्रंथ ऐसा भी कहते हैं कि ये मगध का पहला शूद्र शासक हुआ करता था। ठीक है, तो ये सब जो है एक मतलब आपस में जो है थोड़ा सा कॉन्साइड करते हैं कि कौन क्षत्रिय कौन नहीं। पर अभी ज़्यादातर जो है ऑथेंटिक जो कुछ डेटा कह रहे हैं कि क्षत्रिय है तो आप क्षत्रिय मार दीजिएगा पहला। इसके अलावा शिशुनाग ने जब अपने अपने मगध साम्राज्य का जब विस्तार करना शुरू किया तो इसने सबसे पहले क्या किया, इसने सबसे पहले अपने सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी देश अवंती जिसका नाम था वहाँ पर गया और अवंती में ही इसने अपने मित्रता संबंध बढ़ाए। और अवंती के बाद उसका दूसरा क्षेत्र आ जाता है, जैसे कि ये मगध है, मगध के नीचे यहाँ पर अवंती था और यहाँ पर वत्स देश था जिसका नाम जो दूसरा नाम होता है पंजाब। हमने क्या बताया था कि बिंबिसार ने जो है पंजाब देश से मित्रता संबंध अपनाए थे, जहाँ से जो है फिर वो पश्चिम की तरफ जो व्यापार कर सकता था। तो यही चीज़ जो है शिशुनाग ने कहा किया, जो मैंने बताया ना वैशाली से बिजनेस करना है उसको। तो ये जा करके जो है अवंती से मित्रता अपनाई और इसके बाद ही जो है जब अवंती जो है इससे खुश हो गया, मगध और अवंती के बीच मित्रता आ गई, तब जा करके शिशुनाग वत्स देश में भी मित्रता संबंध स्थापित किए। और वहाँ पर स्थापित करने के बाद जो है अपने फिर जो है अपने बिजनेस एम्पायर को जो है फिर आगे इसका वो मतलब फैलाव करना शुरू कर दिया। इसका जो है और भी कुछ डिटेल्स हैं जो हम इसके अगले पार्ट में देखने वाले हैं। चलिए अगला पार्ट। तो
तो जिस तरीके से हमने पहले देखा कि कैसे शिशुनाग अपने अपने मतलब क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में अपनी राजधानियाँ बनाता है, तो इसके बाद अब हम देखते हैं कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी बनाने के बाद जो है अपना जो क्षेत्र था विस्तार उसने कहाँ तक किया था। सबसे पहले हमने बात कर ली कि भाई उसने अवंती को जो है मतलब मित्रता कर ली। अवंती के बाद जो है फिर आगे जो है मतलब और भी क्षेत्रों को अपना जो है संबंध बनाता गया। इसके बाद इसका जो है मतलब अब क्षेत्र का विस्तार इतना बड़ा हो गया था कि इसने बंगाल से लेकर के मालवा तक राज किया और एक बहुत बड़े भूभाग में अपना अधिकार कर लिया था, जिसका केंद्र अब इसका जो है मतलब मगध बन चुका था। मतलब यहाँ पर मगध है, यहाँ पर अवंती है, यहाँ पर पंजाब है, यहाँ बंगाल, ये सारा क्षेत्र जो है मतलब एक जो बहुत बड़ा बन चुका था। अब इसको जो है सिंध और जो है गांधार के लिए जो है डायरेक्ट जो है कनेक्टिविटी मिल गई थी अपना जो है ट्रेड करने के लिए। इसके लिए जो इस ट्रेडिंग के लिए ही बिंबिसार ने पूरा जो है सब मित्रता संबंध बनाई दूर देशों से। नज़दीकों से जो है मतलब या तो शादी कर लिया या तो फिर जो वहाँ पर मतलब युद्ध करके जो उस क्षेत्र को जीत लिया था, और दूर देशों से यहाँ पर इसने मित्रता बना ली थी। ठीक, इसका केंद्र तो अब अपना मगध रख लिया। अब जो है इसने अपने जो है मतलब राजधानी जो गिरिव्रज के अलावा जो वैशाली भी बनाई थी, जिसकी चर्चा हमने कर ली थी। और कुछ समय बाद 394 ईस्वी पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई, और इसकी मृत्यु के बाद आता है इसका पुत्र जिसका नाम रहता है कालाशोका, और उसने 344 से लेकर के 324 ईस्वी पूर्व तक राज किया। 324 या फिर कुछ जो है किताबों में 323 ईस्वी पूर्व भी मिलता है, ये ज़्यादा वेरिएशन नहीं करता। तो अब ये कालाशोका जो रहता है इसको जो है ये शिशुनाग का पुत्र रहता है, जिसको महावंश नाम की मतलब पुस्तकों के अनुसार इसको कालाशोका कहा गया है, पर पुराणों की अगर बात माने तो इसको काकवर्ण नाम से भी जाना जाता है। इसने लगभग 28 साल तक अब ये मगध में राज किया, और इसी बीच ये द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन भी होता है, जिसका सन रहता है 383 ईस्वी पूर्व। और ये द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ होती है? ये द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली नाम के क्षेत्र में हुआ करती है। तो इसके अलावा जो है मतलब बौद्ध संगीति ये टोटल 4 हुई थी। उसका जो है मतलब ये जितना भी जो है मगध का जो है मतलब स्टार्टिंग रहेगा उसका जो हम लोग फिर बाद में पढ़ेंगे बुद्ध धर्म के बारे में। फिर इसके बाद जो है एक जो है पुस्तक होती है जिसका नाम रहता है हर्षचरितम। इस पुस्तक के रचयिता होते हैं बाणभट्ट, और बाणभट्ट ने ये पुस्तक को लिखी थी, तो उसमें यहाँ पर जो है 366 ईस्वी पूर्व का जिक्र करते हुए उन्होंने ये बताया था कि काकवर्ण एक बार जो है पाटलिपुत्र गया था घूमने के लिए, और जो वहाँ पर घूम रहा था तो तभी उसी समय जो है मतलब एक महापद्मनंद नाम का एक नागरिक रहता है, वहाँ पर उसको मौका मिल जाता है कि काकवर्ण को जो है मतलब वो लड़ाई कर सके, क्योंकि उस समय ये अकेले घूम रहे होते हैं, शाम को वॉकिंग करने के लिए निकले थे। और उसी वक्त महापद्मनंद ने मौका देख के काकवर्ण अर्थात कालाशोका को धोखे से चाकू मार करके उसकी हत्या कर देती है, और उसकी हत्या करने के बाद वो भाग जाता है। और फिर इसके बाद एक मगध के समकक्ष या फिर मगध के पैरेलल कह लीजिए, अपना खुद का एक जो है नया क्षेत्र बनाने के बाद जो है मगध पे अपना राजा धीरे धीरे घोषित करने की कोशिश करता है, पर ये इतना प्रभावशाली नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब कालाशोका मर जाता है, कालाशोका के लगभग 10 पुत्र थे, और वो 10 पुत्र कहीं ना कहीं अपना प्रभाव बना के रखते हैं। कालाशोका के 10 पुत्र लगभग 22 साल तक राज करते हैं, जिनको एक एक करके किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई मारता चला जाता है। कुछ जो लोग इतिहासकार बोलते हैं कोई बीमारी से मर गए, कोई किसी से, पर कहीं ना कहीं उसका जो है मतलब कॉन्टेक्ट जो है ये महापद्मनंद का ही आया करता है। नंद वंश के जो संस्थापक जो बनेंगे महापद्मनंद, उसी का ही लिंक रहता है जो इन सबको मारता जाता है। तो बारी बारी से हमने बता दिया 10 पुत्र जो है जो अगले 22 साल तक राज करते हैं, और इसके बाद अंततः 344 ईस्वी पूर्व में एक शिशुनाग वंश का अंत हो जाता है, और इसके बाद नंद वंश का उदय शुरू होता है। तो इस वीडियो में हमने किस तरीके से हर्यंक वंश और शिशुनाग वंश को पढ़ लिया। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे नंद वंश की। नंद वंश के पूरे डिटेल्स होगा जिसको हम पढ़ेंगे, और उसके बाद हम देखें जाएगा कि किस तरीके से मगध साम्राज्य में एक शक्तिशाली राजा ये मतलब उसका आता है अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य वंश का किस तरीके से स्थापना होती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।